हेलो एवरीवन। देखें 17 मार्च 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट में अपना मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो हमें पता ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखें दे रखा है लेट कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है 2x2 की, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 माइनस डेट ऑफ ए की पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a की होल पावर 10 है ना। और फिर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है कम टोटल की। मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 2a निकालना है, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है और उसके बाद में उसकी 10 पावर लेनी है ना। और उसके बाद a की पावर 10 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर जो मैट्रिक्स आएगी ऑब्वियसली 2x2 की ही मैट्रिक्स आएगी, तो उसका डिटरमिनेंट हमसे पूछा गया। तो मतलब बहुत ही स्टेप बाय काम करना है। a हमें गिवन है a की पावर 4 का डेट, तो ये तो सिंपल है, हमें पता होता है जैसे कि a की पावर 4 का अगर हमें डेट पूछना है तो ये बनेगा डेट a की पावर 4, सही है ना। जैसे तो पता होगा ए बी का अगर अपन डेट ले तो ये ए पे डेट और बी पे डेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ए बराबर बी है तो डेट ए का स्क्वायर हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी। तो डेट ए बनेगा कितना वो देख लो, -2। तो -2 की पावर 4 ये बन गया 2 की पावर 4, सही है। -2 बनेगा डेट, ठीक है। तो डेट ए की पावर 4 तो तुम्हारा ये आ गया 16। अच्छा, उसके बाद में डेट ए की पावर 10, तो पहले तो ए की पावर 10 तक पहुंचो और ए की पावर 10 तक पहुंचने के लिए हमें मैनुअली काम करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन अपने जेईई एडवांस में भी काफ़ी पूछे जा चुके हैं, है ना। एक पैटर्न सा बनने लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि ए की पावर ए को हम 10 बार थोड़ी मल्टीप्लाई करें, कहीं ना कहीं में कोई ना कोई पैटर्न नज़र आ जाएगा। तो पहले तो हम ए स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। ए स्क्वायर निकालोगे 230 -1 ये आ गया और यहाँ पे भी हमने लिखा 230 -1, क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कितना 4 और ये तो 0 हो जाएगा। तो इधर कितना आ गया 4। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 6 माइनस का 3, तो बोलो 3, है ना। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये तो 0 ही हो जाएगा और इसको जब मैं इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा बनेगा कितना 1। तो कुछ इस तरीके का आ गया, सही है। अब हमें a की पावर 10 तक पहुंचने के लिए a की पावर 4 निकाला, तो मतलब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कुछ बनेगा, तो उसमें 4 3 0 1 और दूसरा वाला मैट्रिक्स भी हमने लिख लिया 4 3 0 1 और इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा कितना 16, मतलब 4 की पावर 2 या मैं ऐसा लिखूं 2 की पावर 4, क्लियर है। इसके बाद में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड वाले कॉलम से फर्स्ट रो को, तो 4 × 12 और 3 15 जो है वो कुछ ऐसे लिखो 2 की पावर 4 -1, है ना। क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न तो बनेगा, तो वो आपको ऑब्जर्व करके पहचानना ही पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न बना। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 0 ही रहेगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 ही रहेगा। और अब वापस से सारी चीज़ों को एनालाइज करो एक बार। तो जब हमें देखो a की पावर 10 से मतलब है और किसी से मतलब है नहीं, तो a की पावर 10 लिखने के लिए बोलो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक स्क्वायर को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बात समझ रहे हो। तो ए स्क्वायर को है ना 5 बार, तो ए स्क्वायर मेरे पास ये इस तरीके का आ चुका है, ठीक है। सॉरी, ए स्क्वायर मेरे पास कुछ इस तरीके का आ चुका है। इसको भी अगर तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें ये दिख जाएगा, मतलब ऑब्जर्व करोगे अपने जाने पहचाने फॉर्म में लाओगे तो वो कुछ ऐसा ये बन के आ जाएगा 0 और 1, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ए स्क्वायर निकालना हो तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे बनता है और 2 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे जब ए स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे और यहाँ पे पावर 2 आ रही है। 4 निकाला तो 4 आ रही है ना। तो 10 निकालोगे तो फिर बोलो तुम दहाड़ते हुए बोलोगे 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 -1 यहाँ आएगा और 0 1 ऐसा बनेगा। तो ए की पावर 10 अपना आ चुका है। अब उसके बाद में क्या, उसके बाद में पहले हमें 2a निकालना है, तो ये तो कोई नहीं, सिंपल है। 2a निकाला अपन ने तो 2a वो हो जाएगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट में, 4 6 0 माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ 2a पूछा है, तो एडजॉइंट ऑफ 2a हम निकालेंगे तो वो बनेगा कितना, 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, इनको तो इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। जो डायगोनल एलिमेंट है उनको तो अपन इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ आ गया कितना -2 और यहाँ कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और इनके आगे एक एक माइनस लगा दे, 0 का आगे लगाने का कोई मतलब बनता नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ 2a निकल के आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ 2a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ से क्या किया, -2 कॉमन ले लो, है ना, -2 कॉमन ले लो या फिर 2 कॉमन जो मर्जी पड़े, कॉमन आ रहा है ले लिया। तो यहाँ कितना बनेगा 1 3 0 और ये हो गया -2,
सही है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ 2a निकल के आया। अब जैसे कि इन्होंने पूछा है एडजॉइंट ऑफ 2a तो है उसकी पावर भी 10, तो भाई ये कोई एक मैट्रिक्स समझ लो कि b है ना। ये अगेन क्वेश्चन इजी है, आपको पता है हर एक स्टेप के बाद कौन सी स्टेप लगानी है, सब पता है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर सब पता है, लेकिन लेंदी है। तो यही है, मैथ्स थोड़ा सा लेंदी रहा है इस बार, है ना, और कभी कभी दहेज में टफ भी हो गया, लेकिन लेंदी तो रहा ही है ना। तो वैसे तो ओवरऑल अब देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या बनता है। तो यहाँ पे बनेगा -2 है ना। तो ये मेरा बी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से निकला है, -2 और यहाँ पे 1 3 0 -2। ऐसे ही b की पावर 10 तक पहुँचने के लिए मैंने b² लिखूंगा। b² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, तो वो तो चलो ठीक है। और इसको मैंने वापस से लिखा 1 3 0 -2। तो देखो यहाँ पे भी जैसे हमने a मैट्रिक्स दे रखा था, a की पावर 10 तक बात पहुंचाई थी, वहाँ पे भी एक पैटर्न सा बन गया था, है ना। वो हमने ऑब्जर्व करने के बाद में अगला a की पावर 10 को डायरेक्ट लिख दिया था। ऐसा ही कुछ ना कुछ यहाँ पे भी बनेगा, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 बार थोड़ी इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखते रहोगे, ठीक है। तो देखें जरा यहाँ पे, तो b² अपने पास कुछ ऐसा आ गया, ये तो हो गया 2 का स्क्वायर, है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और 1 से, तो यहाँ 1 आ गया और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 3 3 और 3 × -2 -6 तो -3 है ना, -3 और -3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, है ना, बोलो सही है। ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा ही बन के आएगा। यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो +4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर, सही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास एडजॉइंट, जो अपने पास में यहाँ से क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ 2a, है ना, एडजॉइंट ऑफ 2a वो कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ 2a का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर। मैट्रिक्स स्टार्ट होती है 1 0 एलिमेंट यहाँ पे और -2 स्क्वायर -1, और ये वाला जो एलिमेंट है वो है 2 का स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि क्या होने वाला है। इसका मैंने पावर 2 रेज करी तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 बनेगा, और जब मैं 10 रेज कर दूंगा, है ना, तो ये ऐसा कुछ बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी रेज करनी है, 10, सही है भाई। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, है ना, 2 के लिए 2, 10 के लिए 10, तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 0 माइनस आगे लगाते हुए ऐसे, क्लियर है, और 2 की पावर 10, सही है। अब इन्होंने लास्ट में जाके पूछा है कि डेट ऑफ a की पावर 10, है ना, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। a की पावर 10 कितना आ गया था, ये इस तरीके का, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराया था और उसका डिटरमिनेंट निकलवाया था। तो पहले तो हम इसमें से इसको घटा ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इतनी बड़ी मैट्रिक्स कैरी ना करनी पड़े, तो हमने इसको मान लो c नाम दे दिया, ठीक है, और इसको हमने d नाम दे दिया, ठीक है। तो फाइनली हमसे जो पूछा गया है c - d का मॉड, है ना। तो c मैट्रिक्स में से जब इसको घटाओगे तो देखो 2 की पावर 10, अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कर दो एक बार अंदर, है ना, इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो 2 की पावर 10 को, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा 2 की पावर 10 और यहाँ आ जाएगा -2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 -1, और ये होगा 0 और 2 की पावर 20, सही है। अब जब लास्ट पे तुम c - d लिखने जाओगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो c - d कहाँ गया भाई, c है 2 की पावर 10 - 2 की पावर 10, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, सही है ना। अच्छा उसके बाद में अगला 0 - 0, ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी है x आए y आए, ठीक है, फ़र्क क्या पड़ना, इसका जब आप डेट लोगे, है ना, तो ये कितना बनेगा 0 बनेगा, दिस माइनस दिस, तो आंसर क्या आएगा 0। इस तरीके से हमें करना है। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल लेंदी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू, है ना, एक यहाँ पे कॉट इनवर्स की एक तरीके से सीरीज चल रही है और कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू 100 टर्म, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बताना है। तो सिंपल सा है, आप तो जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसको सॉल्व कर लो, है ना। अब जिस तरीके से ये चल रही है सीरीज़, तो मैं सबसे पहले कोई भी सीरीज़ का समेशन हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जैसे हम बताते हैं ये है क्वेश्चन उसी का एक्चुअल में, किसका, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाले जो फॉर्मूला होता है ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि पहले वो जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन रहता, उसको हम ब्रेक करके इस तरीके से लाना पड़ता था, tan इनवर्स अंदर
टेन इनवर्स के अंदर वाली चीज़ को इस तरीके से ब्रेक करना होता था, ठीक है। लेकिन अभी तो तुम्हें पहले जनरल टर्म बनाना है, उसके बाद में फिर उसको कारस्तानी करके ऐसे ब्रेक करना और उसके बाद में यहाँ तक पहुँचना है। जैसा कि क्या बोलते हैं अपना इस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन आते जाते रहते ही हैं। और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था मतलब कल वाले मॉर्निंग शिफ्ट में, वो भी ऐसा ही था, लेकिन उसमें ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि यहाँ पे जनरल टर्म हम लिख लेते हैं एक बार, तो बनेगा कितना, कॉट इनवर्स। मान लो मैंने कोई TR जनरल टर्म बोल दिया, तो कॉट इनवर्स के अंदर क्या आएगा वो देखना है। तो उससे पहले यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है ना ये इनपुट्स, वो पहचानो, 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन, इस तरीके से 100 टर्म्स तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाली सीरीज़ की जो खास बात है वो क्या है, वो पहचानो, है ना। तो अपनी जानी पहचानी तो कोई फॉर्म दिख नहीं रही, मतलब AP तो कुछ बन नहीं रही, ना GP बनती हुई नज़र आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो है। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, मतलब इसमें से 2 अलग कर लिया तो 1 बनेगा, इसमें से भी 2 अलग कर लो तो कुछ बन सकता है क्या, 4 बन सकता है। इसमें से भी अगर 2 अलग कर लूँगा तो 9 बनेगा, और इसमें से भी अगर मैं 2 अलग कर लूँगा तो ये 16 बन जाएगा। तो अब तुम इस पैटर्न को पहचान सकते हो बड़ी इजीली। कैसे, 2 2 2 2 सभी में है ना। आगे आने वाले जो 100 टर्म होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ये 1, ये 4, ये 9 और ये 16, ये कुछ हमें याद दिला रहा है कि ये कुछ ऐसा है, 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, सही है, और ये हमारा 4 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब हमें समझ में आ गया कि भाई जो हमारा जनरल टर्म होगा, TR बोल देते हैं उसको, तो वो होगा क्या, वो कुछ ऐसा हो गया, कॉट इनवर्स के अंदर में 2 तो सभी में तो उसमें भी रहेगा, और R², 2R² रहेगा। अब कॉट इनवर्स में हमें कोई चीज़ रखना पसंद ही नहीं है, तो हम वापस से इसको टेन इनवर्स में लेके आएंगे, तो बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 1/2R², सही है ना, टेन इनवर्स ऑफ 1/2R²। अब जैसा हम बोलते भी हैं कि हमें सम जो लिखना है ना, उसके लिए जो भी जनरल टर्म आया उसको डिफरेंस में ब्रेक करना पड़ेगा 2 टर्म के। तो यही वाला फॉर्मूला, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये चीज़ हमें बनानी पड़ेगी टेन इनवर्स के अंदर में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, 1 चाहिए नीचे, है ना। डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो ये बनेगा कितना, टेन इनवर्स। इस तरीके का क्वेश्चन है, आपने अगर किया हो अपनी सीट वगैरह में, 1 ऐड करने के बाद में 2R² माइनस का 1 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो भी आया है इसके फैक्टर हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी अगर देखें तो इफेक्टिवली नीचे 2R² ही लिखा हुआ है ना। हमने काम किया कि ये जो बनेगा √2R, तो √2R से तो मतलब निकलता नहीं है। तो एक काम करो, अच्छा दिखाने के लिए हमने यहाँ पे 4 कर दिया, मतलब बेसिकली 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सही है ना। अभी देखो 2/4R² लिखा हुआ है और वो 1/2R² के ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ गया यहाँ पे, टेन इनवर्स 2 अपॉन, अब यहाँ पे अपना काम हो जाएगा, 4R² को तुम लिख सकते हो 2R² माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर A² माइनस B² वगैरह लगा के यहाँ फैक्टराइज हो गया। तो 1 प्लस 2R प्लस 1, और दूसरा बनेगा कितना, 2R माइनस 1। अब कुछ नहीं है, अब बस हमें ये देखना है कि इसी का डिफरेंस ऊपर बैठा हुआ है कि नहीं। तो देखो जरा, 2R प्लस 1 माइनस 2R ऑफ माइनस 1, तो बोलो 2 बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 हटा के, 2 को हटा के इसकी जगह पे आराम से हम लिख सकते हैं इनका डिफरेंस, सही है। तो ये हो गया कितना, 2R प्लस 1 माइनस का 2R माइनस का 1, तो ये बनेगा कितना अपने पास में, टेन इनवर्स ऑफ 2R प्लस 1 माइनस का टेन इनवर्स ऑफ 2R माइनस 1, सही है। अब हमें सिग्मा लगाना है इस पर, ठीक है। तो T1 T2 T100 तक लेके जाएंगे इसको और ऐड करेंगे, तो वो कैंसिलेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जो अपना कॉट इनवर्स तो छोड़ो, इसको इस पूरी सीरीज को अपन बोल देते हैं कैपिटल S है ना। तो कैपिटल S इज इक्वल टू सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे अपन, 100 तक जाएंगे, जैसा कि बोला भी है ना, अप टू 100 टर्म। और आ क्या रहा है अंदर, टेन इनवर्स ऑफ 2R प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2R माइनस का 1, ऐसा कुछ कुछ बन के आया। और जब 1 रखोगे R की वैल्यू, तो ये आ जाएगा कितना, टेन इनवर्स ऑफ 3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, R की वैल्यू 1। अगला ये तो T1 टर्म हो गया, सभी को ऐड करना है ना, T2 लिख लिया। T2 कितना बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 2 रखोगे 4 5,
माइनस टेन इनवर्स ऑफ, 2 रखोगे तो 3 बनेगा, क्लियर है। ऐसे ही T3 रखोगे तो बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 3 दूनी 6 और एक 7 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 5, समझ रहे हो। तो अब लगातार यहाँ पे एक टर्म छोड़ के कैंसिलेशन स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद में T100 जब लिखने जाओगे तो यहाँ पे बनेगा कितना, टेन इनवर्स ऑफ 201, है ना, माइनस यहाँ पे जो भी टर्म आएगा ऑब्वियसली बात है अपने इससे जस्ट पहले वाले का पॉजिटिव पार्ट से वो कैंसिल हो चुका होगा, और इसका सम करने पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ 201 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। अब इसको भी कॉट इनवर्स की फॉर्मेट में लेके आना है, तो कॉट इनवर्स के फॉर्मेट में लाने से पहले इसको थोड़ा और हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। तो ये आ कितना गया, मतलब जो कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वही कैपिटल एस माने थे, तो उसकी वैल्यू आई है कुछ इस प्रकार, टेन इनवर्स ऑफ 201 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो अब ये तो π/4 होता है, लेकिन उससे कोई मतलब हल निकले क्योंकि ये तो बता नहीं सकते, तो इससे अच्छा अपन फॉर्मूला ही लगा ले, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला वो लगाओगे तो यहाँ पे बनेगा कितना, टेन इनवर्स ऑफ दिस माइनस 1 तो 200 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 201 मतलब 202, नीचे आ जाएगा कितना 202, ठीक है भाई। और बस यहाँ पे अपन ने डिवाइड लगा दिया। और अगर इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कॉट इनवर्स में कन्वर्ट किया तो बनेगा 202 डिवाइड बाई 200, सही है। तो 2 से ये उड़ गया 101 और ये हो गया 100, क्लियर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 101/100 मतलब 1.01, ठीक है। कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 1.01, ठीक है। तो ये भी करने के लायक क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे बोला है लेट जेड कॉमा आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड, है ना, ये तीन हमारे पास में वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम देखें तो अगर आर्गेंट प्लेन में ये अपने पास जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम बताते ही हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी पॉइंट अगर हमारा आर्गेंट प्लेन में है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो हमारे पास में एक वेक्टर बन जाएगा OA वेक्टर मान सकते हैं, समझ गए। अच्छा, उसके बाद में जैसा इन्होंने बोला है, क्या बोला है, आयोटा जेड। तो जो आयोटा जेड जो है ना, जो आयोटा जेड है, हमने जब जेड में आयोटा से मल्टीप्लाई करें या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट हो जाता है ना। तो 90 डिग्री जब रोटेट हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, सही है। और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, आयोटा जेड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही होगा जो कि अपना मॉड जेड के बराबर है, सही है ना। तो ये चीज़ तो हम समझते ही हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, जब ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ये जेड हो गया। अच्छा, ये मेरा कोई बी पॉइंट आया तो इस बी पॉइंट का अगर अपन पोजिशन वेक्टर देखें तो वो कुछ इस तरीके से आयोटा जेड अपन लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जेड प्लस आयोटा जेड ही कैसे आएगा, है ना, जेड प्लस आयोटा जेड, दो वेक्टर्स का एडिशन, है ना। तो दो वेक्टर का एडिशन अपन ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया जेड वेक्टर, ये आयोटा जेड, तो इसको अपन ने इधर शिफ्ट किया। अब जेड प्लस आयोटा जेड जो आएगा वो ऐसा वाला वेक्टर आएगा, तो इसका हो जाएगा जेड प्लस आयोटा जेड। ये मेरा कोई सी पॉइंट आ गया। अब जैसा कि इन्होंने पूछा है लास्ट में कि हमें उस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसके वर्टेक्स ये और ये है, मतलब वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया में इंटरेस्टेड है ना। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और जो मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर का है मॉड जेड, वही मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर का भी है मॉड जेड। आप देख लो, मॉड ऑफ आयोटा जेड, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 तो मॉड जेड, तो एक तरीके से तो स्क्वायर ही हो गया। स्क्वायर में अगर अपन देखें तो ये वाला एरिया निकालो या ये निकालो, सब बराबर ही होता है। और ये एरिया जो आएगा इस ट्रायंगल का, है ना, दो साइड एडजेसेंट साइड और एक डायगोनल को लेकर जो एरिया बनेगा वो स्क्वायर के एरिया का आधा ही हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया की ये बात कर रहे हैं ना, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, हाफ ऑफ, और इसमें कोई कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। तो हाफ ऑफ साइड स्क्वायर, तो ये बनेगा, तो मॉड जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा, मतलब पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखें, y इक्वल टू ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अपने FM के स्टार्टिंग में इस तरह क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस शीट में DPP में आते जाते रहते हैं। और कैसे करते हैं, हमें ये पहचानना पड़ता है कि कहाँ से ये पैटर्न रिपीट होएगा, है ना। सेम y को हम कब लिख पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैंने 4 को छुपा लिया, अगर इस तरफ निगाह ही नहीं डालूँ, तो यहाँ से इतना इतना अगर कोई पार्ट देखे तो क्या देख सकता है कि ये रिपीट होने वाला है? नहीं, है ना। तो अगर मैं इतना पार्ट देखूँ यहाँ पे, इतना पार्ट, ठीक है, इस सब को भूल जाऊँ, इधर मैं अपनी निगाह बिल्कुल भी ना जाने दूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखूँ, तो 4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इस तरीके से रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है ना। और यहाँ पे भी तो यही कहानी है, y = 4 प्लस 1/5 प्लस इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ अगर कोई भी इंसान थोड़ी देर के लिए उसको भेज दिया जाए कहीं पे सब्जी वब्जी लेने, है ना, उसके बाद में पूछा जाए इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ, तो क्या ये वो बोलेगा नहीं कि y ही है? तो यहाँ पे y = कितना आ गया? 4 प्लस 1/5 प्लस 1/y, ऐसा बन जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपने किए होंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो y = यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 प्लस एलसीएम लिया, ऊपर y चला जाएगा, नीचे आएगा कितना? 5y + 1, ठीक है। पूरी इक्वेशन में 5y + 1 से मल्टीप्लाई, तो 5y² प्लस y और इज इक्वल टू 4 × 5 बोलो तो 20, ठीक है, 20y + 4 प्लस का y, ऐसा बनेगा। और यहाँ से अगर अपन देखें तो हमारे पास सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, तो 5y², y से y उड़ गया, माइनस का 20y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने पास में इसमें पूरी इक्वेशन में कुछ नहीं हो सकता, तो 5y² माइनस का 20y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनने के बाद जो भी y की पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि भाई दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आंसर आएगा वो अपन मार्क कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें y की। आगे चलते हैं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ साइन, देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी हम करते ही हैं, है ना। यहाँ पे जैसे बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, cos ऑफ साइन ऑफ x, तो सबसे पहली चीज़ तो ये x की पावर ओवर है, ठीक है। लिमिट कहाँ? 0/0 फॉर्मेट बनना है कि नहीं बनना है? देख लो आप, x जब 0 रखोगे तो ये डिनोमिनेटर 0, ऊपर रखोगे तो 1 - 1 ये भी 0, 0/0 फॉर्मेट बन के आ चुका है, क्लियर है। तो अब हमारे पास में पहले हमें जो भी चीज़ें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड में पसंद है, समेशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं पसंद। अगर गुंजाइश है तो उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे इसको अगर अल्फ़ा बोलता हूँ, इसको अगर बीटा बोलता हूँ, तो ये लिखा हुआ है cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, cos c माइनस cos d। इसका फॉर्मूला लगा दोगे तो कितना बनेगा? 2 sin ऑफ c प्लस d/2, मतलब साइन ऑफ x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी, है ना, उल्टा होता है d माइनस सी, तो x माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई कितना? 2 आ जाएगा, सही है। ऊपर तो ये आ गया, नीचे x की पावर 4 का x की पावर 4 ही रहा। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा वो देख लेते हैं। जो लिमिट का फंडामेंटल रूल होता है वो जो कहता है वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो x टेंडिंग टू 0 है, तो उसके बाद अगर साइन के अंदर वाली जो चीज़ है ना, fx या जो भी है gx है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो बोलो ये साइन जो वो यहाँ पे किसी काम का नहीं है, शॉर्टकट बताया था। ऐसे ही इस साइन के अंदर जो भी लिखा हो वो इस लिमिट पे 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये साइन भी यहाँ पे किसी काम का नहीं है। उसके बाद में तो कुछ नहीं, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 कैंसिल, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये बनेगा कितना? साइन ऑफ x इन प्लस का x इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ x, नीचे आ जाएगा 2x की पावर 4, 2x की पावर 4, क्लियर है। तो यहाँ पे अब ये भी कर सकते हो कि x माइनस साइन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स है, तो इसका हमने क्या बोलते हैं x² माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर लॉपिटल वगैरह लगा लिया 0/0 फॉर्म, वो भी कर सकते हो। या फिर फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग हम इसको दो अलग अलग लिमिट में, मतलब लिमिट को ना मल्टीप्लाई में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अरे कोई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ लिमिट क्या बोलता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, और हमारा मन है कि इसको और इसको अलग अलग लिमिट मान के सॉल्व करें, है ना। तो तभी हम ऐसा लिख सकते हैं जब इनकी इंडिविजुअली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो, है ना। ये बात सबको पता ही है। इसकी अगर लिमिट निकल के आ रही है इंडिविजुअली और इसकी भी निकल के आ रही है, दोनों की निकल के, ये नहीं कि एक इसकी आगे इसको छोड़ो, है ना, ऐसा नहीं करना है, तभी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको किस तरीके से दो फंक्शन में अलग अलग ब्रेक किया जाए, तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस साइन ऑफ x, नीचे कितना है x 2x की पावर 4,
है ना, और यहाँ पे x माइनस साइन ऑफ x है, और नीचे कितना है x की पावर 4। तो देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे साइन x का जो एक्सप्रेशन जो भी एक्सपेंशन होता है वो बनता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो जब मैं यहाँ रखूँगा तो x से x कटेगा, है ना, और फिर बनेगा अंदर x क्यूब, तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो आएगा x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो नीचे मैं भी चाहूँगा कि x क्यूब तो रहे, है ना, कम से कम x क्यूब तो रहे। x की पावर 4 रख दिया तो बोलो कोई मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर x क्यूब बच जाएगा और नीचे x की पावर 4, तो ये तो इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा, तो फिर हमारी लिमिट जो फिर हमारे किसी काम का नहीं बनेगा x की पावर 4 लिखना, ठीक है। तो इसलिए x क्यूब इसको दे दिया, बाकी जो एक x है वो इसको दे दिया, और 2 हमने चलो मान लो इसी को दे दिया, किसी को भी नहीं दिया, जैसा भी समझना है। तो हमारे पास में f इंटू जी जो हमें समझने थे वो इस तरीके से हमने यहाँ पे समझ के लिख लिया। अब फंडामेंटल रूल जो अपना है, फंडामेंटल थ्योरम जो है अपनी लिमिट की, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस साइन ऑफ x डिवाइड बाई 2x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी 0/0 फॉर्मेट का एक लिमिट का क्वेश्चन, ये भी एक 0/0 फॉर्मेट का लिमिट का क्वेश्चन। यहाँ अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 रखते हैं, ठीक है, तो LH रूल लगा दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। LH रूल लगाए, ऊपर वाले का डिफरेंशियल 1 प्लस कॉस ऑफ x, और नीचे कितना आ गया 2, है ना। एक्सटेंडिंग टू 0 भी है वो रख देना आप, और यहाँ पे भी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया 1 माइनस कॉस ऑफ x, नीचे कितना आ जाएगा 3x², है ना, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट रहता है। यहाँ तो कोई नहीं, कोई सीधे सीधे वैल्यू आ गई, ऊपर 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, तो 1 इंटू 1/3 ये आ गया, है ना। उसके बाद में इसकी लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट 1/2, तो ये बनेगा 1/6, ठीक है, 1/6 बन गया। तो बस यही पूछा था k की वैल्यू क्या आएगी, तो कंपेयर करोगे तो k इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। नेक्स्ट बोला गया y एक्सिस लाई ऑन ए प्लेन हैविंग पॉइंट 1 2 3 देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, है ना। प्लेन की इक्वेशन बेसिकली हमें निकालनी है। इन्होंने क्या क्या बोला जरा समझो, ठीक है। तो y एक्सिस इसी प्लेन में है, मान लो ये मेरा y एक्सिस ही है ना, तो y एक्सिस इसी प्लेन में ही है, मतलब ये प्लेन है और ये y एक्सिस है, तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। अब y एक्सिस होगा तो एक लाइन ही, तो एक लाइन से पास करने वाले तो इनफाइनाइट प्लेन होंगे, है ना, खुद ही सोच लो। ये है वो लाइन, मान लो ये वाली वो लाइन है, इस प्लेन के इसके अबाउट तो बहुत सारे प्लेन इस तरीके से बनने लगेंगे, इनफाइनाइट प्लेन आएंगे। तो इन्होंने आगे चल के ये भी बोला है कि वो एक पॉइंट 1 2 3 से भी पास करती है ना। अब अगर ये लाइन हमारे कह देने से इस प्लेन में तो हो नहीं जाएगी, है ना। अच्छा, एक पॉइंट से प्लेन तो बहुत सारे पास कर सकते हैं, तो हमने पहले यही लिख लिया। लिखने का तरीका क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस पॉइंट है ना 1 2 3, b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इंटू जेड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सही है। ये कैसे लिख दिया, अगर अपन को इसको थोड़ा पीछे जाके देखें क्या रीज़न है इस तरीके का लिखने का, तो हमने कोई भी जनरल पॉइंट इसी प्लेन में एक्स वाई जेड मान लिया, x माइनस 1 एक्स माइनस वाई माइनस 2 और z माइनस 3 एक वेक्टर बनेगा जो कि इसी के प्लेन में होगा। उसका अपन ए बी सी इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर उसकी dr है ना, तो उनका डॉट करोगे, जो वेक्टर इस प्लेन में पड़ा हुआ है इसके नॉर्मल के साथ डॉट 0 बनेगा, तो ये इक्वेशन बनती है। अब इन्होंने जैसा कि बोला है कि y एक्सिस जो है वो इसी के प्लेन में है, तो ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, है ना। तो 0 समथिंग 0 को भी ये सेटिस्फाई करेगा, तो रख दिया। x की वैल्यू 0 रखोगे तो माइनस a, यहाँ बनेगा v इंटू वाई का कुछ पता था है नहीं, और प्लस c इंटू जेड की जगह कितना रखोगे 0, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और ये बनेगा c, ठीक है। तो अपने पास में a इज इक्वल टू कितना आ गया, चलो जो भी है ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या, दूसरा ये कि भाई जो भी नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का और उसके dr है कौन, ए बी सी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, इस वाले y एक्सिस के dr के साथ में, तो वो कितना है 0 1 0, डॉट 0 करोगे तो कितना आएगा 0 प्लस बी प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। b 0 रख दिया तो ये खत्म हो गया, तो a इज इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस का 3c, a इक्वल टू माइनस का 3c। वापस से अपने पूरी इक्वेशन कन्वर्ट करके लेके आ गए, है ना। तो यहाँ पे देखो a की जगह कितना रखोगे आप
माइनस का 3c, तो माइनस का 3c इंटू एक्स माइनस 1, b तो 0 है ही, c रहने दो, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, c यहाँ से कॉमन आ गया तो माइनस का 3x प्लस का 3 प्लस का z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही है, इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये कट गया, 3x माइनस जेड आंसर आएगा। आसान सा सवाल है, ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है कैपिटल A एक मैट्रिक्स है और अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। डेट ऑफ a स्क्वायर माइनस i/2 का डिटरमिनेंट जो है वो 0 दे रखा है, देन द वैल्यू अल्फा। तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा बाद में, बाकी थोड़ा सा डिटरमिनेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। पहले a स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर में देखोगे तो बनेगा 0 साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा कितना साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये बनेगा साइन अल्फा और यहाँ पे 0। तो बस कुछ नहीं करना आपको, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 0 इंटू 0 गया साइन अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा और दिस को मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये भी 0 बनेगा और दिस इंटू दिस होकर तुम्हारे पास कितना साइन स्क्वायर अल्फा। तो सिंपल है ना। ये आ गया अपने पास a स्क्वायर, ये तो अपने पास a स्क्वायर आ गया और i/2 तो सब जानते ही है ना। तो यहाँ पे डेट ऑफ a स्क्वायर माइनस i/2 जो बनेगा वो 0 दे रखा है, ठीक है। और वो बनेगा कितना वो यहाँ से देख लो, i/2 मतलब जो उसके डायगोनल एलिमेंट आएंगे वो 1/2 हो जाएंगे, बाकी दोनों एलिमेंट 0 होंगे, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में ये बनेगा कितना साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस का हाफ और ये 0, ठीक है, 0 माइनस 0, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का हाफ और इसका डेट इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली बस इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे तो दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे बनेगा कितना साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास कितना साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से क्योंकि 0 से π/2 के बीच में अल्फा की वैल्यू बतानी है ना, तो कौन सी आ जाएगी, सीधे सीधे देख सकते हो π/4 ही करेक्ट आंसर बैठेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो भाई, ये अब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन देखने को मिला, क्लियर है। इस तरह के जनरली क्वेश्चन मेंस पूछता ही था, एडवांस भी पूछता ही था, क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, बोला हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए पहली बात तो डिटरमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए और डेल्टा इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ नो सॉल्यूशन के लिए नहीं होता, है ना। उसके साथ में और भी केसेस आते हैं, जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी आते हैं, लेकिन हम देख लेंगे किसके लिए क्या बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया कितना k1 ठीक है, k1 और यहाँ पे 1k1 ठीक है, 1 इसको उठा के 0 करो, है ना। उठा के इसको 0 कर दिया तो यहाँ से बनेगा कितना k इंटू, ओपन कर लिया इसको तो k स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 1 ये गया k माइनस 1 प्लस 1 इंटू ये गया 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास आ गया k क्यू माइनस का k माइनस k प्लस 1 और 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में यहाँ पे कुल मिला के k क्यू माइनस का 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, सही है। ये बना। तो यहाँ से k के पास जो वैल्यू आई वो क्या क्या बनी वो देख लो। अच्छा, इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा k माइनस 1, ठीक है। तो k माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, तो इसको 3 बार मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको 3 बार मैंने लिख दिया। और k क्यूब बनाने के लिए मुझे k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस k स्क्वायर एक्स्ट्रा में आया बट हमें तो चाहिए नहीं था, तो k से मल्टीप्लाई कर उसको टाटा बाय बाय कर दिया। माइनस का k आया, हमें तो चाहिए था माइनस का 3k, तो माइनस के 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट वाला प्लस 2 से देखो बैलेंस भी होता है वो दिख रहा है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k माइनस 1 कॉमन, अंदर बनेगा k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी देखो आगे चल के फैक्टर हो ही रहे हैं, एक आ जाएगा k प्लस 2, दूसरा बनेगा k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू 1 आता है और k इक्वल टू माइनस 2 आता है। जैसा मैंने बोला कि जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में भी हम बताते हैं कि डेल्टा 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे k इक्वल
तो उससे 2 वैल्यू आई यहाँ पे डेल्टा 0 करने पे, k इक्वल टू 1 आया और k इक्वल टू -2 आया। तो इनमें से किसी के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे होंगे और इनमें से किसी एक के लिए नो सॉल्यूशन का केस बनना होगा। k इक्वल टू जब 1 तुम उठा के रख दोगे इसमें, तो तुम दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला प्लेन ये एक्चुअल में प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों प्लेन जो है वो एक के ऊपर एक इस तरीके से कॉन्साइड कर जाएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहाँ पे बन जाएंगे। तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, तो ये कटेगा और k इक्वल टू -2 जो अपना आंसर में आएगा। तो सेकंड वाला आंसर, तो आंसर सेकंड हो जाएगा k इक्वल टू -2। ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रहेगा लेट दिस एंड दिस आर टू प्लेन, इफ प्लेन दिस इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन एंड पॉइंट दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सब। तो बेसिकली हम देखें तो एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्लेन का। यहाँ पे 2 प्लेन है ना, तो 2 प्लेन है, फैमिली ऑफ प्लेन यूज करेंगे हम यहाँ पे। तीसरा, हम इन 2 प्लेन के जो कॉमन लाइन है उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, p1 प्लस लैम्डा p2 है ना, p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बनेगा कितना 2x माइनस का 7y प्लस 4z माइनस 11, और ये आ जाएगा कितना लैम्डा टाइम्स -3x माइनस का 5y प्लस का 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। p1 प्लस लैम्डा p2 आर टू प्लेन इफ प्लेन दिस पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड पॉइंट दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो भाई लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे सीधे इसमें किससे पास करा दें इसको, -2, 1, 3 से। तो इससे जब पास कराओगे तो देखो क्या बनेगा, रख दो इसमें, तो यहाँ -2 रखोगे तो बनेगा -4, और y की वैल्यू 1 रखोगे तो -7, और ये 4 × 12 -11, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू -2 रखोगे तो 6 हो गया, -5 हो गया, 4 × 12 -3 इज इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ से देखो कुछ कुछ हो रहा है, ये बचा 1, 7 और 4 11, 11 में से एक तो -10 प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे कितना आ गया 8, तो ये 4 10, तो ये 10 हो गया इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1, लैम्डा 1 आ गया, तो सीधे सीधे p1 प्लस p2 ही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो दिस प्लस दिस माइनस का x है ना, और दिस प्लस दिस करोगे तो 7 और 4 12 माइनस का 12y, और दिस प्लस दिस करोगे तो 8z, और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये प्लेन की इक्वेशन आ गई जो कि उस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा, और p1 और p2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जो लाइन है उससे भी पास हो रहा होगा। अब इसी प्लेन की इक्वेशन को इन्होंने इस फॉर्मेट में गिवन दे रखा है ax प्लस by प्लस cz माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में दे रखा है। अब कंपेयर कर देते हैं इससे, है ना। उससे पहले जैसे कि यहाँ पे -7 दे रखा है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी जो कांस्टेंट टर्म है उसको ही -7 बना के देखते हैं, तभी जाके कंपेयर करोगे ना यार, क्योंकि ये और ये सेम ही प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कोफिशिएंट का रेशियो जो बराबर होगा वैसे कर लो, या फिर यहाँ पे इसका जो है किसी एक को तो एक जैसा बना लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा -x/2 माइनस का 6y, ठीक है, और ये बनेगा कितना 4z माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। -7 मैच करके आप सीधे तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी कंपेयर करने पे -1/2, और b की जो वैल्यू आएगी वो -6 हो जाएगी, एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद में जो भी पूछा है वो जोड़ जाड़ के बता देना। तो 2a प्लस b प्लस c प्लस 7 ये पूछा है ना, इसकी वैल्यू निकाल दो। 2a कितना हो जाएगा -1, b कितना हो जाएगा -6 है ना, और c तो तुम्हारे पास 4 है और ये 7 हो गया, तो 7 और 4 11, 11 ये से कट गया, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका 4। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो ये वेन डायग्राम है ना, सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है अपने पास। 3 गेम्स आर प्लेड इन अ स्कूल, इफ सम स्टूडेंट प्लेड एग्जैक्टली 2 गेम एंड नो स्टूडेंट प्ले all the 3 games, then which Venn diagram can represent the above situation। तो इस तरीके क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो लेक्चर नोट में भी हमने करा था और सीट वगैरह में है ना। तो देखो सीधा सीधा बोला गया यहाँ पे कि अपने पास 3 गेम है ना तो यहाँ पे दिख रहा है 3 सर्कल भी दिख रहा है, क्लियर है। अब उनमें से बोला इफ सम स्टूडेंट प्लेड एग्जैक्टली 2 गेम है ना, और नो स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम, तो भाई तीनों जो सर्कल है उसका कोई भी कॉमन रीजन हमें नहीं मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं पहला वाले सर्कल की बात करता हूँ
सॉरी पहले वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो इनका कॉमन जो पार्ट होगा वो ये होगा। क्लियर। अब अगर तुम देखोगे तो तीसरा सर्कल तो इसके ऊपर इस तरीके से आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी कॉमन इस वाले और इस वाले सर्कल का होगा वो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ भी कॉमन हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे इतने लोग होंगे इस वाले में, वो इस गेम को ज़रूर खेल रहे होंगे। तीनों, सॉरी जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट होंगे वो इस तीनों गेम को खेल रहे होंगे। सही है। तो ये वाला ए ऑप्शन अपना आंसर नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही बस हमें ये देखना है कि तीनों सर्कल का कोई भी कॉमन रीज़न ना हो। अगर है तीनों सर्कल का कोई भी कॉमन रीज़न तो फिर वो अपना आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे तो देखो सिंपल सी बात है, ये फिर से इन दो का ये कॉमन रीज़न ये आ गया, और ये जो कॉमन रीज़न है वो तो इस सर्कल के अंदर है ही। सही है। तो ये भी गया। ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है ना, तो ये भी अपना गया। सही है। तो ये भी गया। तो तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लेट देयर आर टू टर्म्स, ठीक है, सॉरी लेट देयर आर टू टीम्स, वन टीम हैज 7 बॉयज एंड 6 गर्ल एंड अनदर टीम हैज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल। लेट टोटल मैच बिटवीन टू टीम ऑफ सेम जेंडर इज 52, है ना, इज 52। ईच मैच इज हैपन बिटवीन 2 प्लेयर्स देन n इज इक्वल टू। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने पास में 2 टीम है ना। एक टीम में कितने 7 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल हैं, और सेकंड टीम में जो है वो 4 बॉयज़ हैं और n गर्ल्स हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 लोगों के बीच में मैच करने हैं और सेम जेंडर के बीच में ही मैच होगा, है ना। तो यहाँ पे 7 बॉयज़ हैं और 4 बॉयज़ हैं यहाँ पे। क्लियर है। एक इधर से एक बॉयज़ आएगा और एक इधर से बॉयज़ आएगा। जितने तरीके से तुम पहली टीम और दूसरी टीम से बॉयज़ का सिलेक्शन कर सकते हो उतने ही मैच पॉसिबल होंगे। खुद ही सोच लो, मान लो इधर से राम आ गया, इधर से श्याम आ गया, तो एक मैच उनके बीच में हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही चलेगा। तो 7 में से मैंने कोई भी एक बंदा सिलेक्ट कर लिया इधर से, और इधर से भी मैंने कोई भी 4 में से कोई एक बंदा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे, खुद ही सोच लो। ठीक है। चलो, प्लस या फिर क्या हो सकता है कि भाई अगर हम गर्ल्स का मैच गर्ल्स से कराएं, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6C1 इंटू NC1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 52। टोटल मैच तो 52 है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 28 और प्लस का n इंटू 6 बराबर 52। तो यहाँ से 6n इज इक्वल टू 12 में से 8 गए तो बचेगा 4, है ना, और 4 में से 2 गए 24। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 4, 6 चौक 24, n इक्वल टू 4, ये आंसर आ जाएगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक चैप्टर हमारा मिनिमम लेवल तक तैयार होना चाहिए। देखें यहाँ बोला गया है लेट S1 इज इक्वल टू, एक सर्कल दे रखा है, एक और सर्कल दे रखा है, 2 सर्कल गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन आता है इनकरेक्ट, तो इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस पर पहले अंडरलाइन कर दें, और ऑनलाइन में तो क्या अंडरलाइन करोगे, मैं कर लेता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे 2 सर्कल हैं, तो भाई हम देखेंगे ना उनका ओरिएंटेशन कैसा है सर्कल का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो पहले वाले जो सर्कल का जो सेंटर है वो कितना हो जाएगा 5,5, है ना। यहाँ पे प्लस है, ठीक, यहाँ पे क्या है प्लस है 5,5। और पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 50 माइनस का 41 इज इक्वल टू 9 का रूट, है ना, √9, तो ये आ गया 3। ऐसे ही अगले वाला जो सर्कल है उसका सेंटर कितना हो जाएगा 8,5, और जो रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी 64 प्लस 25, है ना, 64 ही हो गया, और प्लस 25 हो गया, माइनस का 80। सही है। तो यहाँ से देखोगे तो ये बना कितना 89, माइनस तो 9 आ गया, तो ये भी 3, मतलब दोनों की रेडियस तो सेम है ना। और सेंटर देखोगे तो ये भी एक ही लाइन पे है भाई सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट में ही चेंज है। तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब 5,5 अगर बोलता हूँ यहाँ पे है, तो दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो 8,5 यहाँ पे होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हमने चेक करना है कि भाई इनका क्या ओरिएंटेशन है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो क्या बोलते हैं इसको, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, है ना, कितनी आ रही है, ऑब्वियस सी बात है 3 आ जाएगी, है ना। चाहे आप फॉर्मूला में से निकालो या ऐसे देख सकते हो डायरेक्ट।
सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है 3, और रेडियस का सम r1 प्लस r2 कितना दे रखा है 3 + 3 6, है ना। तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कम है r1 प्लस r2 से, मतलब दोनों सर्कल जो वो इंटरसेक्ट तो कर रहे होंगे। इतना बात हमें समझ में आ चुका है। तो इन्होंने पूछा इनकरेक्ट बताओ, तो वो सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये तो ट्रू हो गया, है ना। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है सेंटर ऑफ बोथ सर्कल लाई इनसाइड द रीजन ऑफ ईच अदर। क्या मतलब, सेंटर ऑफ बोथ सर्कल लाई इनसाइड द रीजन ऑफ ईच अदर, मतलब कुछ ऐसा ये कहना चाह रहे हैं जैसे ये ऐसा कुछ। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस क्यों नहीं हो सकता वो भी अभी देखेंगे, और पहले ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं। तो टी पहला वाला, दूसरा अभी चेक करेंगे। थर्ड वाले में बोला कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज एवरेज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 है, और ये बोला है कि उनकी रेडियस का एवरेज है, तो रेडियस 3 3 3 + 3 = 2, तो 3 ही आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है ना। थर्ड वाला तो ट्रू हो गया। फोर्थ वाले में बोला गया बोथ सर्कल्स पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस ये जो सेकंड सर्कल है वो C1 से पास कर रहा है, और जो S1 है वो C2 से पास कर रहा है। ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमने इसी सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख लिया, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू कितना रेडियस है ये, तो 9 हो गया, ठीक। अब मैंने इसमें कौन सा बात चल रही थी कि ये सर्कल मेरा कौन सा S1 है, क्या इस पे C2 लाई करेगा, तो रख दिया। 8 - 5 करोगे तो 9 हो गया, और ये बने कितना बनेगा 5 - 5 0, तो बिल्कुल 9 = 9, बिल्कुल सही बात है, ये आ गया। ऐसे ही इस सर्कल की इक्वेशन को भी अच्छे फॉर्मेट में लिखोगे तो x - 8 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, इक्वल टू 9। अब अपन C1 सेंटर उठा के इसमें रखोगे तो -3, तो बोलो ये भी आ गया 9 = 9, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो अच्छा, अब जब इस तरीके की बात प्रूफ हो ही चुकी है कि जो सर्कल बनने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, जो भी सर्कल बनने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, बात समझ रहे हो। एक सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, एक सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, और दूसरा सर्कल, मतलब यहाँ पे डायग्रामेटिकली इतना अच्छा बना नहीं, इस अच्छा अपन हाथ से बना लेते हैं, और एक सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ये पॉइंट है 8,0, ठीक। अब खुद ही सोच सकते हो जब ऐसी बात होगी तो इसकी तो संभावना खत्म ही हो गई, है ना। इन्होंने बोला कि सेंटर जो उनके कॉमन रीजन, मतलब कॉमन रीजन तो ये हो गया, इसमें लाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये सेंटर जो है वो इस सर्कल की पेरीफेरी पे है ना, इसका सर्कल सेंटर जो है वो दूसरे वाले सर्कल की पेरीफेरी पे, तो ये वाला ही गलत हो गया, है ना, और ये वाला अपना सही हो गया। बोथ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे जो आंसर अपना बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी या फिर सेकंड, जैसा भी आप मार्क करना चाहो। तो इजी क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है S1 and S2 be two circles this and this respectively, P1 is a point on S1 and P2 is a point on S2, minimum value of distance P1 and P2। तो यहाँ पे अपने पास दो सर्कल गिवन है, S1 एक सर्कल दे रखा है, ओके, तो यहाँ पे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है 5,5, और रेडियस जो दे रखी है वो कितनी है 25, 50 - 41, तो 9 रूट, तो 3 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगले वाले सर्कल की जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है 12,5, तो रेडियस जो आएगी वो कितनी हो जाएगी 144, 25 169, और -160, तो ये भी 3 ही आ गया। दोनों की रेडियस जो वो सेम ही है। अच्छा, जैसा पहले वाले में डाटा थे वैसा ही कुछ लगभग वैसा ही है। यहाँ पे भी दोनों जो सर्कल के सेंटर है वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है y = 5 उस पर ही प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ना तो इसके सेंटर के y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज है, जो ये है वही सेम ये है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल ये बनेंगे, अच्छा सर्कल ठीक है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस देख लो, है ना, C1 C2 वो कितना आ जाएगा 12 में से 5 गए 7, है ना, और रेडियस का सम देखोगे R1 + R2 तो वो आ रहा है 6। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्कल होंगे वो ऐसे बनेंगे, सही है। जो चलो लाइन तो बाद में बनाएंगे, पहले सर्कल बना लेते हैं। जो सर्कल बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। एक सर्कल अगर ये है, ठीक है, दूसरा सर्कल मान लो कुछ ये है, सही है,
दोनों ही बराबर रेडियस के सर्कल हैं, है ना। तो ये हो गया, है ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ एक सेंटर यहाँ पे होगा, दूसरे का यहाँ पे होगा, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है कितनी है, टोटल 7 है, और रेडियस जो है 3 इधर हो गया, तो बीच में 1 यूनिट की डिस्टेंस बच जाएगी। बात समझ में आ गई। अब जरा गौर से फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। इन्होंने बोला है P1 जो है वो S1 पे प्रेजेंट है, P2 जो है वो S2, तो P1 इस पे कहीं पे भी हो सकता है, P2 इस पे कहीं पे भी हो सकता है। अब P1 और P2 के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगी, है ना। तो उसके लिए P1 जो है वो यहाँ होना चाहिए और P2 भी जो है वो यहाँ होना चाहिए। तो P1 P2 के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा, जो कि अपनी सीट में भी है, डीपीपी में आपको कहीं ना कहीं मिले होंगे, है ना। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में AIEEE के ज़माने से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पे सिंपल है, इसको एक साइड लेके आएंगे तो R क्रॉस A वेक्टर माइनस R क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर बनेगा। R जो हमने वो कॉमन ले लिया, तो R क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि R जो है वो लैम्डा टाइम्स A वेक्टर माइनस B वेक्टर लिख सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर होंगे ना, तभी तो आगे क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना। और ये इसका मैग्नीट्यूड वगैरह 0 हो नहीं सकता। आप देख सकते हो स्वयं A माइनस B कहाँ से नल वेक्टर बनेगा, और R वेक्टर का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सही है। अब जो जो चीज़ें दे रखी है उनका यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमसे बोला R डॉट A बताओ, और R डॉट C की वैल्यू -3 दे रखी है। अब R डॉट C कब बनेगा, जब हम इस पूरी इक्वेशन को डॉट कर देंगे किसके साथ में, C के साथ में, है ना। तो ये बनेगा कितना, R डॉट C इज इक्वल टू लैम्डा A डॉट C माइनस B डॉट C, है ना। R डॉट C की वैल्यू -3 दे रखी है, तो यहाँ -3 लिखा, लैम्डा A डॉट C देखो, A डॉट C करो, है ना। A डॉट C कितना आ जाएगा यहाँ से, A डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 और 4, तो बोलो तो 0 आ गया, है ना। तो A डॉट C तो 0 आ गया। B डॉट C कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। B डॉट C बोले तो इसको साथ, तो ये बनेगा 7 प्लस का 2 और माइनस का 6, है ना। तो ये हो गया कितना, 9 माइनस का 6, तो बोलो 3, ठीक। तो ये 3 आ गया, तो माइनस का 3 बना, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। सही है। अब लैम्डा जब 1 आ गया तो R वेक्टर ही हमें पता चल गया। R वेक्टर कितना आ जाएगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, बोलो सही बात है। यहाँ से अपने पास में R वेक्टर निकल आया, सही है। R वेक्टर निकल आया, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब जैसा कि इन्होंने पूछा R डॉट A बताओ, फिर से इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं अपन किसके साथ में, A के साथ में। तो R डॉट A हमसे पूछा है, तो ये बनेगा A डॉट A मतलब मॉड A स्क्वायर माइनस A डॉट B, ठीक है। तो A स्क्वायर का मॉड, तो 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस A डॉट B हमने नहीं निकाला, निकाल देते हैं। A डॉट B कितना आ जाएगा, इसका इसके साथ में डॉट किया तो 14 माइनस का 3 और 24, ऐसा ही कुछ बनेगा, चेक कर लो। 14 माइनस का 3 माइनस का 24, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया माइनस का 10, तो माइनस का 13, सही है ना, माइनस का 13। तो यहाँ पे -30 मतलब +13, ऐसा हो जाएगा ना, -13 मतलब +13। तो ये आ गया कितना अपने पास में, कुछ तो आ गया, 25 और 4 29 प्लस 13, 9 3 12 का 2 हासिल लाएगी 1, तो ये आ जाएगा 42। सही है, 42 आंसर आ जाएगा। सही है, आसान सवाल है। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी सारे आपने प्रैक्टिस में करे होगा, जब वेक्टर पढ़ा ही होगा तो प्रैक्टिस भी करी होगी, तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको मिले होंगे। ठीक है भाई, 9 3 12 2 हासिल 42। आगे बढ़ते हैं। बोला गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2021 की पावर 3762 डिवाइडेड बाई 17। तो यार इस तरह के क्वेश्चन अपन बाइनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर निकालने के लिए हम करते ही हैं, है ना। क्या करते हैं, जो भी इसके अंदर ये लिखा हुआ है इसको अपन x प्लस a या x माइनस a की फॉर्म में ब्रेक करके फिर एक्सपेंशन करेंगे, और उसके बाद इस तरीके से x को या x माइनस या x प्लस a में, है ना कहीं x हो या a हो, उसमें कोई ना कोई तो 17 का मल्टीपल होना चाहिए जब अपन ब्रेक करेंगे NC0 x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r, माइनस a की पावर r या प्लस a की पावर r।
तो जब डिवाइड करोगे दिखना तो चाहिए कि 17 कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है ना इसलिए तो जैसे कि 2021 है ना, 2021 है, इसको अपन देखें तो 17 का मल्टीपल ये है कि नहीं, तो अपन ने काम किया डिवाइड लगा के देख लिया, तो 17 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 2021 में 17 से लगा दिया डिवाइड, तो बोलो एक बार तो चला गया, 3 बना तो उधर ट्रांसफर हो 32, 17 दूनी 34, तो 2 और कैरी करेगा, मतलब एक बार जाएगा और अपने पास में कितना हो जाएगा 34, तो 15 आ जाएगा, तो 151 बचेगा। अब 151 में 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 17 इंटू 9 कितना आता है, 9 7 63 के 3, हाँ 153 ये आ गया, 153 151, तो बोलो 2 कम है, 2 कम है, इसका मतलब ये नंबर कुछ ऐसा होगा 17 लैम्डा -2 टाइप का, 17 लैम्डा -2 टाइप का। तो अगर हम देखें तो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, 2023 -2 टाइप का। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, 3762। बस इसका करने का रीज़न क्या था, ये है सिंपल सा रीज़न कि भाई जब अपन इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो उसमें ये वाला टर्म दिखेगा, है ना भाई, इसकी पावर कितना 3762, तो टोटल टर्म होंगे 3763, तो उनमें एक टर्म में ये नज़र नहीं आएगा, बाकी सभी टर्म में ये नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो ओपन करोगे तो मैं एक बार लिख देता हूँ हल्का सा, C0 है ना, इसकी पावर ये टोटल नंबर 2023 की होल पावर कितना आ जाएगा 3762 एंड -2 की पावर 0, ऐसे चलता चला जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर है, तो हमें क्या बताना है, जब अपन 3763 टर्म इसमें दिखेंगे तो भैया स्टार्टिंग के 3762 जो टर्म आएंगे उन सभी में इसकी कम से कम एक पावर तो प्रेजेंट होगी है ना, तो 17 से वो डिविजिबल है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ये नंबर जो है वो 17 लैम्डा टाइप का होगा, और लास्ट में जो बचेगा वो ये बचेगा -2, मतलब दिस दिस है ना, तो वो तो 1 ही हो गया, और इसकी पावर हो जाएगा 0 और -2 की पावर आएगा इवन, तो -2 की पावर इवन आएगा तो 2 ही हो गया वो बेसिकली, है ना, तो ये बनेगा 17 लैम्डा +2 की पावर 3762, ऐसा बनेगा। सही है, अगर मैं इसमें 17 से डिवाइड लगाऊं तो मैं बोल सकता हूँ हाँ ये तो डिविजिबल है, लेकिन इसकी अभी हम कहानी हमें नहीं पता, बताना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से जब इसको भी बाइनोमियली हम एक्सपेंड करेंगे, करने के बाद में फिर जाके बता पाएंगे, है ना। तो अब क्योंकि ये तो अब 2 दे रखा है ना बेस में, है ना, तो जब 2 दे रखा है तो बहुत इजीली अपन कर सकते हैं। कैसे, 17 के आसपास पहुंचना है हमें, तो 17 के आसपास मतलब 2 की पावर 4, 16 को हम लिख देंगे कितना 17 -1, बोलो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसे ही सोचते हैं। तो यहाँ पे 3762 को में से हमें 4 को चुराना पड़ेगा, है ना, तो 4 से हमने डिवाइड लगा दिया, तो वैसे डिविजिबल तो है नहीं क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल, मतलब लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड नहीं लग पा रहा है, तो ये बनेगा कितना 4 9 जा 36, और इधर हो गया 4 चौक 16 0, तो ये कुछ ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर इसमें बचेगा, मतलब 2 रिमाइंडर तो इसमें बचेगा जब अपन इसमें 4 से डिवाइड लगाएंगे, है ना, टोटल में नहीं। तो हमने इसको लिखा 17 लैम्डा +2 इंटू 2 की पावर, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 940 टाइम्स तो चला गया, 4 से डिवाइड किया तब, और 2 इसका रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 + 940 इंटू 4, सही बात है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 17 लैम्डा प्लस, इसको अलग लिख दिया तो 4 हो गया, इंटू 2 की पावर ये 940 इंटू 4, तो उस 4 को अंदर ले लिया, है ना, किससे, इससे a की पावर mn, तो जब ज़रूरत हो, जिसकी ज़रूरत हो उसको अपन अंदर लेके आ सकते हैं। अभी हमें 16 बनाना है तो वो तब आएगा जब 4 यहाँ आ जाए, तो इसकी होल पावर कितना हो गया 940। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा 17 लैम्डा + 4 टाइम्स, ये हो गया कितना 17 - 1 की पावर 940। बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके का ये बनेगा, है ना। अब वापस से हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे इसको, है ना, तो इसमें भी 941 टर्म आएंगे जब इसको एक्सपेंड करोगे, उनमें से फर्स्ट जो 940 टर्म होंगे उनमें 7 लैम्डा टाइप का नंबर, लैम्डा तो यूज़ कर लिया, 7 i टाइप का नंबर रहेगा। आखिरी का जो बचेगा -1 की पावर 940, तो इवन ही है 940, तो -1 1 हो गया, तो अल्टीमेटली 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बचेगा, और बाकी का पूरा
कुछ 17i + 4 ऐसे ये नंबर लिखा हुआ है। अब तुम डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। ये आंसर आ जाएगा। जनरली एक बार हमें ब्रेक करना पड़ता है ना इसको, लेकिन इसमें हमें 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अपन इसको ईजी टू मॉडरेट साइड में मान सकते हैं, तो मॉडरेट क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए बोला गया देयर आर 2 डाइस, ईच नंबर एज 1 2 3 5 7 11, मतलब अपना जाना पहचाना ये डाइस नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो सम लेस देन इक्वल टू 8 आना चाहिए, ये हमारा फेवरेबल केसेस इसमें काउंट होंगे। अच्छा, टोटल जो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट बनेंगे वो होंगे तुम्हारे कितने, 36 है ना। उनमें से हमें फेवरेबल केस अगर देखें तो उन्होंने बोला है कि सम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 आना चाहिए, है ना। तो अब अपन को बस काउंटिंग करनी है, देखना है कि बारी बारी से कितने केस ऐसे पॉसिबल होंगे जब सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 बनेगा। क्लियर। अब मान लो पहले वाले जो डाइस है उस पर 1 आया, फिक्स कर दिया, है ना। उसके साथ में सेकंड वाले पे क्या क्या आ सकता है वो हम देख लें। हो सकता है 1 आ जाए, है ना, तो 1,1 एक चलेगा, 1,2 भी चलेगा, 1,3 भी चलेगा, 1,4 तो है ही नहीं, 5 भी चलेगा, 1,7 भी चलेगा, है ना। इसके आगे अगर तुम गए तो फिर सम जो वो 8 से क्रॉस कर जाएगा, तो यहीं रुक जाओ। पहले वाले पे अगर 2 फिक्स करें तो 2 के साथ 1 चलेगा सेकंड पे, बिल्कुल, है ना। 2 के साथ 2 चलेगा, बिल्कुल। 2 के साथ 3 भी चलेगा, 2 के साथ में 5 भी चलेगा, है ना। 2 के साथ में 7 नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पे 3 1 3 2 और अगला आ जाएगा कितना, 3 3 और 3 5, है ना। बस रुक जाएं, ठीक है, ठीक है भाई, रुक जाते हैं, है ना। अगला कितना आएगा, 4 तो है ही नहीं, है ना। 5 देख लो, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, बिल्कुल, है ना। आगे रुक जाओ, अगला बनेगा 7 के साथ 1, 7 के साथ 2 नहीं चलेगा, रुक जाओ। और फिर तो क्या ही है, कुछ नहीं, इतने ही है। तो कितने हो गए अपने पास, 5 और 4, 5 और 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 बने। तो फेवरेबल जो अपने पास सैम्पल स्पेस में पॉइंट मिले वो 17 मिले, टोटल होंगे 36। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 17 डिवाइड बाई 36। तो यार ये क्वेश्चन तो करने के लायक बिल्कुल था, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन, एकदम आराम से विचार आ भी जाएगा करने का। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन था ये तो अपना आईटी एडवांस का क्वेश्चन उठा के उन्होंने डाल दिया सीधे सीधे, ठीक है। जे एडवांस में क्वेश्चन आया था, पता नहीं 12-13 के आसपास ही कहीं ना कहीं आया गया था। बोला गया लेट बी आई इक्वल टू 1 से 2 से 3 से, है ना, 1 2 3 वी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली B1 अकर इज अल्फा, ओनली B2 अकर इज बीटा एंड ओनली B3 अकर्स इज गामा, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। तो देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे B1 B2 B3 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ये बनेगा, ये हमारे पास B1 हो गया, ये B2 का हो गया और ये B3 का हो गया। क्लियर है, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 के अकरेंस की अगर अपन देखें, मान लेते हैं, क्या मान है, मान लिया स्मॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की देख लेते हैं तो B हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 तो कहाँ है, B3 के देखोगे तो वो कितना हो गया, स्मॉल सी हो गया। इन्होंने बोला है अल्फा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है कि सिर्फ और सिर्फ B1 ही हो, है ना। और इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनके जो बार होंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, B1 होना चाहिए, है ना। तो B1 होना चाहिए, ठीक। तो वो आ जाएगा A, बाकी के नहीं होने चाहिए, 1 - B और 1 - C। क्लियर है, हमें ये चाहिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये हमारा गामा है, सही है। ये मैंने नाम दे दिया कि B1 इवेंट है, ये B2 इवेंट है और ये B3 इवेंट है। तो अल्फ़ा सिर्फ और सिर्फ B1 हो, सिर्फ और सिर्फ B2 हो, सिर्फ और सिर्फ B3 हो, उसकी चीज़ें बता रखी है इन्होंने, है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो इस तरीके से ये बन के आएगा। अब अल्फ़ा जो है वो ये बनेगा, है ना। ऐसे ही तुम बीटा लिख सकते हो, वो बन जाएगा बीटा मतलब B2 होना चाहिए, तो पहला नहीं होना चाहिए, मतलब 1 - A इंटू B इंटू 1 - C, कुछ ऐसा ही बनेगा। और सिमिलरली तुम गामा को भी लिख के देख सकते हो, वो बनेगा कितना, 1 - A इंटू 1 - B इंटू
ये स्मॉल सी। ठीक है, देखने में भारी लगता है इजी, लेकिन जो फॉर्मेट था सिंप्लीफाई होने के बाद बहुत आसानी से आ जाता था। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, डिप्टो ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पे उन्होंने पूछा था। ठीक है, अच्छा, लेट स्मॉल पी द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट अकर्स एंड दीज फोर पॉसिबिलिटीज नहीं सॉरी प्रोबेबिलिटीज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। खैर स्मॉल पी जो है वो इन्होंने बता रहा है कि कोई भी इवेंट ना हो, है ना, तो ना तो ए हो रहा है, ना ही बी हो रहा है और ना ही सी हो रहा है, तो बोलो ये बनेगा। अब जैसे कि जो इक्वेशंस इन्होंने दे रखी हैं अल्फा माइनस 2 बीटा, उनमें सबको उठा के रख देते हैं। तो अल्फा माइनस 2 बीटा, जैसे कि पहली इक्वेशन में मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, तो अल्फा माइनस 2 बीटा करोगे, जरा ध्यान से देखो अल्फा और बीटा है कौन, ये है अल्फा माइनस 2 बीटा। तो बेसिकली ये -2 टाइम्स ऑफ ये मैं करूँगा, तो इसमें से बोलो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1 माइनस सी, तो लिया जाए कॉमन, तो 1 माइनस सी कॉमन ले लिया, अंदर कितना बनेगा a इंटू 1 माइनस बी और माइनस का 2 इंटू 1 माइनस ए इंटू बी, सही बात है, ऐसा बनेगा, इंटू स्मॉल पी क्या है, ये सब है ना, तो जब ये सब है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ और ये बनेगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो a इंटू बी और सब एक एक बार आ जाएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी, है ना, तो a इंटू बी, ठीक है, और आएगा क्या 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, है ना, इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस सी, लेकिन सी 1 माइनस सी जो आएगा 2 बार आएगा, तो स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। और आप देखोगे तो पता चलेगा ये इससे साफ साफ कैंसिल होता जा रहा है ना, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया। इसी को सिंप्लीफाई करोगे, अंदर बनेगा a माइनस ए बी माइनस 2 प्लस 2ab इज इक्वल टू ए बी, है ना, तो यहाँ पे 2ab माइनस ए बी ये सब चला गया, है ना, तो यहाँ पे b और आएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 2b, a इक्वल टू 2b आ गया। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन में भी जब तुम रखोगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास में, ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, ये दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रख के बीटा माइनस 3 गामा, तो बीटा माइनस 3 गामा करोगे तो बोलो यहाँ से कौन कॉमन, 1 माइनस ए कॉमन आता है, वो दिख रहा है, तो 1 माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अंदर कितना बनेगा b माइनस बी इंटू सी, इसको मैंने मल्टीप्लाई भी करके लिख दिया, ठीक, 1 माइनस एक मिनट वापस से हम क्या कर रहे हैं, बीटा माइनस 3 गामा करने जा रहे हैं। बीटा जो है अपने पास ये है और गामा में भी 1 माइनस ए आपको मिलेगा, तो 1 माइनस ए तो कॉमन ही आ गया, है ना, और अंदर कितना बना वो लिखते एक बार, b इंटू 1 माइनस सी है और माइनस का 3 टाइम्स 1 माइनस बी है और यहाँ पे एक छोटा सा सी है और यहाँ पे p है, p को थोड़ी देर के लिए p ही रहने दो, है ना, क्यों अभी पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इधर बीटा इंटू गामा मल्टीप्लाई करो, तो ज़रा करो मल्टीप्लाई, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें b इंटू सी रहेगा एक तो, है ना, और एक क्या रहेगा 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस बी, तो 1 माइनस ए को रखते हुए हमने अगला जो बनेगा उसको स्मॉल p से ही रिप्लेस कर दिया, तो ये इससे कटेगा, है ना, और 1 माइनस ए भी बोलो कट गया इससे, सही है, तो अपने पास में कुछ बना कितना b माइनस बी सी माइनस का 3c प्लस का 3bc इज इक्वल टू 2bc, है ना, तो ये सब गया क्या गया, तो b इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू स्मॉल सी। जब b इक्वल टू आ गया 3 b इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू स्मॉल सी, तो अब जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 और प्रोबेबिलिटी अपॉन b3, तो b1 क्या हो जाएगा, b1 की हमने स्मॉल a मानी थी, तो स्मॉल a डिवाइड बाई स्मॉल c हमसे ये निकलवाना चाहते हैं, ठीक है, तो स्मॉल a डिवाइड बाई स्मॉल सी, स्मॉल ए कितना आ रहा है देखो यहाँ से 2b, तो 2b, स्मॉल सी कितना आएगा वहाँ से b/3, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6, तो आंसर आएगा 6, बिल्कुल ये जेईई एडवांस का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट देखिए बोला गया है इफ PQR इज अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR इज 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें 2 पॉइंट गिवन थे P और Q, क्लियर है, तो यहाँ पे
अपने पास में सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR बताना है, जिसमें जो PR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है वो ये दे रखी है। तो सर्कम सेंटर निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है हमारे पास में, पहले से इन्होंने PR का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो दे ही रखा है ना। PR का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो गिवन है, बस हमें एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, वो इजीली तुम यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, इजीली तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट कितना बनेगा, दिस -2 डिवाइड बाई 2, तो 1 और 1,1 आ गया। ठीक है, बाकी ये 2 पॉइंट पता है, उससे स्लोप निकल आएगी, उससे इसकी इक्वेशन निकल आएगी, दोनों को सॉल्व करोगे तो ये सर्कम सेंटर निकल आएगा। बेहद इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, सही है। अगर आप चाहो तो इसको LD मान के भी सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ, है ना। और बाकी दूसरा तरीका ये है कि आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हो, बहुत इजीली वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना बना, x माइनस वाई कॉमन ले लिया और अंदर कितना बनेगा y+1, सही है। dy के नीचे y+1, तो dy के नीचे आ गया कितना y+1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू dx, सही है। इसको इंटीग्रेट कर लिया तो ये बनेगा ln ऑफ y+1, सही है, इज इक्वल टू x²/2 माइनस का x प्लस ए कॉन्स्टेंट c। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है कि y0 0 के बराबर है ना। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे c भी 0 आ जाएगा, ठीक है। c 0 आ गया तो जो अपने पास में बना वो कौन बना, y+1 इज इक्वल टू ई की पावर में x² माइनस का x, तो यहाँ से y हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ई की पावर x² माइनस का x और माइनस का 1, ठीक है। अब हमें y ऑफ 1 निकालना है, तो y ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 रख दिया यहाँ पे, तो ई की पावर में माइनस का हाफ माइनस का 1, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कौन सा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस GIF, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। x टेंडिंग टू 0 प्लस अगर जाएगा तो GIF का स्क्वायर वो तो 0 ही हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 होगा ना वो तो, सही है। तो ये तो एग्जैक्ट 0 लिखा हुआ है तो इसको तो हटा ही दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो लिमिट बनी वो कुछ ऐसी आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, और ये बना कितना साइन इनवर्स ऑफ x, नीचे आ गया कितना x माइनस x³, तो x को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बना 1 माइनस का x², सही है। अब सब कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में है, अपन शॉर्टकट खेल सकते हैं। देखो ये अपना कौन x टेंडिंग टू 0 प्लस है ना, तो ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड लिमिट के थ्रू हम बोल सकते हैं इसकी लिमिट की वैल्यू 1 आएगी। बचा कौन, बचा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ऊपर आगे कितना कॉस इनवर्स ऑफ x, नीचे आया 1 माइनस x², है ना, और इनटू लिमिट लिख देते, चलो कोई नहीं, x टेंडिंग टू 0 प्लस ये बना साइन इनवर्स ऑफ x, नीचे आ गया x, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट से हमने 1 बोल दिया। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे 0 प्लस यहाँ रखोगे, ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 प्लस कहाँ जाएगा, ये देख लो कॉस इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। 0 प्लस क्लियर है, तो π/2 की तरफ अप्रोच करेगा राइट साइड से, और नीचे तो कितना हो गया 1, तो अल्टीमेटली फाइनाइट क्वांटिटी आ चुकी है, वो कितनी हो जाएगी π/2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी फर्स्ट, इजी। आगे बढ़ते, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 4480 देन द x इज इक्वल टू कितना होएगा। तो अगेन ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, सीधे TR+1 लिखते हैं, इसमें TR+1 कितना आएगा, हमें बोला फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म जो होगा वो हो जाएगा कितना, उसको ऐसे लिख लिया 3+1, तो r की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, तो NCR मतलब 7C3 इंटू पहले वाले की पावर जो रिड्यूस करेंगे तो 7 माइनस 3 4 इंटू अगले वाले की पावर जो इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे x की होल पावर कितना आ गया 3, सही है। और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 4480, है ना, ये दे रखा है, तो हमसे पूछा है x की वैल्यू कितनी बनेगी। तो देखो 7C3 कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना 7 इंटू 6 इंटू 5, क्लियर है, और नीचे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, वो तो चला गया, ये भी इससे चला गया, इंटू x की पावर 4, अच्छा a की पावर m की होल पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 log 2x, सही है, इज इक्वल टू 4480, कुछ हो रहा है भाई, है ना, होगा। यहाँ से 7 से अपन ने कैंसिल करना स्टार्ट किया, 7 से डिवाइड लगा, 7 6 42, 7 चौक 28,
तो ये हो गया 6 4 0, बचा 5, 5 से भी हटाया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 128। तो यहाँ पे बनेगा x की पावर 4 इंटू 3, नहीं x की पावर 3 log ऑफ x बेस में 2 है और इधर 128 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके का बन चुका है। अब ये x में इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे हमें ठीक से करना पड़ेगा, है ना। मतलब इसको नीचे लेके आना पड़ेगा तभी जाके सॉल्व होगा। तो लॉग ले लो, सिंपल सा तरीका है ना। तो लॉग किसके बेस पे ले, 2 के बेस पे लॉग ले लेते हैं। लॉग हमने लिया 2 के बेस पे, तो देखो ये कितना बनेगा, लॉग x की पावर 4 बेस 2। ठीक है, अब m हो गया, ये n हो गया, तो वो समेशन में ब्रेक कर देंगे लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये आएगा लॉग 2 x की पावर, ये पूरे क्वांटिटी वो बोलो आगे आएगी, ये पावर जो वो आगे कूदेगी, है ना, और बाद में जाके तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगी। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब जहाँ से तुम देख रहे हो कि भाई ये 4 भी मैंने क्या किया, आगे लेके आ गया, 4 को भी कहाँ लेके आ गए, आगे, तो 4 यहाँ आ गया। अब ये वाला टर्म बार बार दिख रहा है अपन को, बार बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसी को कुछ टी वगैरह मान के ख़त्म करते हैं, है ना। तो टी मान लिया तो ये बनेगा कितना, 4t प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 128, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 128। सही है, सही है, ये बन गया। ठीक, अगला यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, अच्छा नहीं, राइट साइड में भी तो लॉग लेना होगा ना, तो ये आ जाएगा कितना, 7। सही है ना, लॉग लोगे ना राइट साइड में भी 2 बेस पे, तो वो कितना बनेगा, 7। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएंगी 2, है ना, उससे अपन x की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। x की वैल्यू निकालने के बाद अपना जो भी ऑप्शन होगा वो हम मैच करा लेंगे। सही है, आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ 0 से √π/2, है ना, और ये GIF दे रखा है इस तरीके से। करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जाएगी, इस पे। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर, बॉक्स तो इंटीजर होता है और हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर x + i लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, तो i तो बोलो बाहर आ जाएगा और ये बॉक्स ऑफ x रह जाएगा। क्लियर है, ये तो GIF की प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये प्रॉपर्टी है तो क्यों ना इसको अप्लाई करके अपने जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया जाए। तो यहाँ पे बनेगा बॉक्स ऑफ x²। क्लियर है, ये तो बाहर आ गया ना, तो प्लस कितना हो जाएगा, बॉक्स ऑफ cos ऑफ x, इतना बन के तैयार हो गया, इंटू dx। सही, सेपरेट कर दिया तो बॉक्स ऑफ x² dx 0 से √π/2 प्लस बॉक्स ऑफ cos ऑफ x, है ना, बॉक्स ऑफ cos ऑफ x dx, कहाँ से कहाँ, 0 से √π/2। अब तुम बहुत आराम से देख सकते हो ये चीज़ें कि cos जो है वो कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी इन द सेंस जब x की वैल्यू 0 से √π/2 जाएगी, ठीक है, √π/2, x की वैल्यू 0 से, जैसे मैंने cos का ग्राफ बनाया, ठीक है, ऐसा बनेगा। cos का ग्राफ बनाओगे तो बोलो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा 0 से π/2 में, है ना, 0 से π/2 में cos का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब भैया √π/2, है ना, कहीं खिसक जाएगा लेफ्ट साइड में इधर। ठीक है, तो उसके बाद में अगर अपन देखें इतने इंटरवल में, तो भाई cos की जो वैल्यू वो है तो 0 से 1 के बीच में ही, उसका जब GIF करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो फिर उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 आएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जब मैं x तुम्हारा कहाँ से कहाँ है, 0 से √π/2, है ना, और x² कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से π/2। 0 से π/2 के बीच में कोई इंटीजर आता है, हाँ 1, तो बोलो ब्रेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। तो 0 से 1 बॉक्स ऑफ x² dx, बोलो ये तो 0 होगा यार, है ना, और 1 से √π/2 करोगे तो बॉक्स ऑफ x² dx आएगा, है ना, ये तो बोलो 0 बनेगा ना। 0 से 1 तो भाई बॉक्स क्या बोलेगा, आउटपुट 0। ठीक है, 1 से ये, तो ये वाला कहाँ जाएगा, 1, एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। तो लास्ट में आते आते x और फिर लिमिट रखोगे तो √π/2 -1, ये आंसर आ जाएगा, मतलब 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन था, है ना, टोटोलॉजी पे थोड़ा सा अब तक जो क्वेश्चन आते रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग था, है ना। यहाँ बोला गया है कि स्टेटमेंट है P implies Q इज डबल implies नेगेशन ऑफ Q स्टार P इज अ टोटोलॉजी। तो फिर हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट होगा।
सही है। तो देखें यहाँ पे बारी बारी से P है Q है, तो ये अपन ने लिख लिया, ट्रुथ टेबल बना ली, TT FF और TF TF। वेन डायग्राम से इसको ना करें, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो बेमतलब का हमें सारे मेथड पता होना चाहिए, है ना। किसी भी क्वेश्चन करने का अगर 2-3 मेथड है तो पता तो होने चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कौन सा मेथड हम कब यूज़ करें, जिससे कि कम से कम समय में सही आंसर आए जल्दी से जल्दी। ठीक है, वैसे हमने डबल बोल दी बात, खैर कोई नहीं। P और Q का ये बन गया, है ना। अब हम बात कर रहे हैं P इम्प्लाइज Q का। तो P इम्प्लाइज Q में हमने बताया था कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, है ना, हो तभी जाके ये फॉल्स होता है, अदरवाइज हमेशा ट्रू ट्रू होता है। मतलब एडमिशन तो लिया और फेल हो गए, तो यहाँ पे कितना आएगा, फॉल्स। क्लियर है, बाकी की सभी जगह क्या होगा, TTT। ठीक है, ऐसा बनेगा। अच्छा, ये हो गया अपना एक स्टेटमेंट इधर वाला। अब बीच में है डबल इम्प्लीकेशन। अच्छा, यहाँ अगर अपन देखें नेगेशन ऑफ Q और जो स्टार P है, तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या आनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम यही आनी चाहिए, तभी जाके TTT मिलेगा, है ना, तभी जाके TTT मिलेगा। अगर आपको याद हो तो हम बोलते थे P डबल इम्प्लाइज Q। मान लो अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ, है ना, इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहता हूँ इसके थ्रू, तो इसके लिए क्या बनेगा, सेम सेम TT, फॉल्स फॉल्स, है ना, फिर सेम सेम T, यही तो बोलते थे। तो हम यही चाहेंगे ना कि हमेशा TTT दिखे, तो जो भी यहाँ पे आ रहा है वहीं आ जाए, जो यहाँ पे आ रहा है वहीं आ जाए। क्लियर है, तो इसका मतलब जो राइट में अपना कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, वो कौन है, नेगेशन ऑफ Q स्टार P। तो ये ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली इसकी सेम होनी चाहिए, ऐसी की ऐसी। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि भैया ये ऑपरेटर है कौन सा, है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है बेसिकली। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक नेगेशन ऑफ Q का भी टर्म जनरेट करते हैं, है ना, इस एक कॉलम में लेके आते हैं। तो नेगेशन Q लिखोगे तो कितना होगा, फॉल्स ट्रू, है ना, FT। ठीक है, अब जरा सोचो, मान लो अगर मैं लेता हूँ क्या, मान लो यहाँ पे ऑपरेटर मैंने एंड लिया, हिट एंड ट्रायल खेल लें, एंड अगर मैं उठा के रखता हूँ, तो एंड रखने के बाद मतलब हो गया क्या, नेगेशन ऑफ PQ एंड P, ऐसा मतलब इसका और इसका, है ना। तो TF तो फॉल्स आएगा, TT तो ट्रू आएगा, FF तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, और TF तो फॉल्स आएगा। अगर इसको और इसको मैं ट्रुथ टेबल को देखूँ, है ना, करस्पॉन्डिंगली, तो यहाँ पे पता चलेगा कि इसके एकदम उल्टी हैं ये। अगर यहाँ पे T है तो F है ना, समझ गए। इसका मतलब कुछ तो है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ Q ऑपरेटर P, है ना, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके नेगेशन के। ये बात समझ में आ गई, है ना। तो हमने यहाँ से ये चीज़ क्रैक कर ली कि जो भी लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ Q ऐसा ऐसा, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, नेगेशन ऑफ ये सब। बोलो समझ में आ गया, सही है, इसके इक्विवेलेंट होगा। अब मैं डी मॉर्गन से अंदर लेके गया तो ये बनेगा Q और ये पलट के नेगेशन ऑफ P, है ना। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपन ये, और इसका मतलब क्या हो गया, P इम्प्लाइज Q। ठीक है ना, इसको तो याद ही रखते हैं ना, ब्रेक जब करते हैं इम्प्लीकेशन को, तो पहले वाले का नेगेशन यूनियन Q, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके। जब इसके हो गया तो बाकी सारे आंसर रद्द हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, देखें ये देखो लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या करें अब, है ना। देखें जिसने 12th में पढ़ रखी होगी, है ना, तो वो तो कर ही लिया होगा इजीली, बाकी का जिसने नहीं पढ़ी वो देखता रहा होगा ये क्या आ गया। तो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये लाइन कितनी बनेगी, x डिवाइड बाई 75/4 प्लस y डिवाइड बाई 25 या 75, है ना, इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले तो हम इसको प्लॉट करते हैं भाई लाइन को, LPP में आपको पता होगा। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो x एक्सिस पे 75/4 और y एक्सिस पे कितना आया 75/3, है ना, तो कुछ ऐसी ये लाइन बनेगी। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे कितने, 75/4, 0, है ना। इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे जो y एक्सिस पे आएगा वो होगा कितना, 25, 0, 25। यहाँ तक बात सही है। अच्छा, दूसरी भी एक लाइन दे रखी है ना, लाइन तो क्या, वो तो एक रीजन है, लेस देन इक्वल टू 0 ना, इनइक्वालिटी है 2 वेरिएबल में, है ना। सिंगल वेरिएबल की इनइक्वालिटी अपन लीनियर में हम पढ़ लेते हैं FN में, अब यहाँ पे अपन देखने जा रहे हैं। तो ये बनेगा 3x, इसको देखो
ठीक है, 100 से लगा दिया डिवाइड, तो ये बनेगा x/100/3 प्लस y डिवाइड बाई 25 इज लेस देन इक्वल टू 1। सही है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं लाइन को, फिर x इंटरसेप्ट बाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं और इजीली अपन लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इजीली अपन लाइन जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट कितना आएगा 100/3, y इंटरसेप्ट तो सेम ही आ रहा है, मतलब ये और ये दोनों यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी लाइन। x इंटरसेप्ट है 100/3 और ये है 75/4, तो भैया ये इस तरीके से जाएगी लाइन, है ना। ये जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सही है, ऐसे मान लो बनी। क्लियर है। अब ऐसे थोड़ी बनेगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, ऐसी आ गई। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसका कितना बनेगा 100/3, 0। सही है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये इनइक्वालिटी, एक ये इनइक्वालिटी, एक 4 ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस तरफ की बात हो रही है। ठीक है, और y ग्रेटर देन 0 इस तरफ की बात हो रही है ना। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन देखें तो ओरिजिन जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, रख दो 0,0 रखोगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 75, तो मतलब ये जो लाइन है येलो वाली, इसके इधर वाला रीजन और उसका अपन कॉमन इंटरसेक्शन लें किस वाले रीजन के साथ में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो बोलो ये वाला रीजन आया। ठीक है, और ये जो रीजन है वो ऑब्वियस ही बात है इस वाली ग्रीन वाली लाइन के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका ही सबसेट है। ठीक है, तो कॉमन रीजन चारों की तरफ से देखा जाए तो वो ये बनेगा। सही है। अब एलपीबी में क्या करते हैं, जो भी अपना बाउंड्री रीजन आया तो ये 0,0 हो गया, ये 75/4,0 हो गया, ये 0,25 हो गया। अब जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स और वाई में, है ना, ये जो फंक्शन है z इक्वल टू, इनका कुछ नाम वाम रहता है ना। ठीक है, इनका कुछ नाम वगैरह रहता है, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या करना होता है वो हमें पता है कि जो भी अपने ये बाउंड्रीज पॉइंट आते हैं ये और ये, है ना, इनमें से किसी ना किसी पे एक पे मैक्सिमम आ जाएगा। रख के चेक कर लो, सिंपल सा है। अगर मैं ओरिजिन पे रख के चेक करूँगा तो बोलो 0 ही आएगा, तो ख़त्म, है ना, ओरिजिन छोड़ो। इसके बाद मान लो मैंने ए पॉइंट उठाया और बी पॉइंट उठाया, अगर मैं चेक करता हूँ कहाँ, एट ए पॉइंट पर रखूँगा तो 75/4 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, दोनों में y ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये भी 0 आ जाएगा। तो बोलो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ तो 0 आ रहा है। मैक्सिमम आने के चांसेस कहाँ मिलेंगे, एट बी पॉइंट। बी पॉइंट जो बनेगा वो 0,25 है। x तुम 0 रखोगे तो ये खत्म होगा, लेकिन ये फिर भी बचेगा 25 का स्क्वायर, बोले तो 625, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आएगा 625। इस तरीके से ये करना होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, एलपीबी 12th में होता है, जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब तो हम बिल्कुल कुछ बता ही नहीं सकते क्या पूछने वाले हैं और क्या नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए इतने क्वेश्चन है अपने पास, है ना, तो इतने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन अगर आएंगे, आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट।